क्या यूजीसी बिल बीजेपी के लिए बन गई है बड़ी आफत? क्योंकि सवर्ण ही है इस बिल से सबसे ज्यादा आहत। तो क्या इसीलिए बीजेपी सवर्ण नेताओं को राज्यसभा भेजने की कवायद से देने जा रही है बड़ी राहत? आज एपिसोड इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने विशेष अपने अतिथि को आमंत्रित किया है। मुलाकात करिए अभिलाष मिश्रा जी से, जो डिजिटल भास्कर के यहाँ पे लगभग सभी वीटो को कवर करते हैं, ऑलराउंडर जिसे कहा जा सकता है, यानी मौसम से लेकर वो समाज के मिजाज तक को कवर करते हैं। बारीकी से समझने के लिए हम उन्हीं से समझते हैं कि आखिर सवर्णों के दिल में है क्या। अभिलाष जी, देखिए, जब ये चर्चा शुरू हुई आरंभ में, तो देखा गया कि सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इसके विरोध में उतरा। काफ़ी संघर्ष हुआ। लगातार जो दो समाज के लोग थे वो दो धड़ों में बट गए। सोशल मीडिया से अभियान शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते गए और फिर धरातल पर पूरा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लोग सड़कों पे आए, पुतले जलाएं, जमकर नारेबाजी हुई और तरह तरह से जो है इसका विरोध जताया गया। इसके बाद से जो ब्राह्मण नेता थे, खासकर जो सत्ताधारी दल के नेता थे भाजपा से जुड़े हुए, उन पर काफ़ी प्रेशर बना। उनके जो कोर वोटर्स थे, उनको जो वोट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं और अगर आप सवर्ण समाज का वोट लेते हैं तो क्यों नहीं आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक आंदोलन सा उठा, बहुत समय नहीं हुआ, मुश्किल से बामुश्किल अभी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने हो रहे होंगे। तो ये जो आंदोलन सा उठा तो साफ तौर पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव हुआ, उसको एकदम से नकारा नहीं जा सकता। और कोई भी पार्टी होती है तो सभी वर्ण के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहती है, विशेष रूप से। दरअसल बात अगर हम लोग मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में हमेशा से जो सवर्ण थे, जैसे सवर्णों में मुख्य रूप से अगर बात की जाए ब्राह्मण वर्ग की, क्षत्रिय वर्ग की और वैश्य वर्ग की जो व्यापारी हैं, तो हमेशा से कांग्रेस की बात करें या भाजपा की, 2 ही प्रमुख पार्टियां चूंकि हमारे यहाँ अभी हैं, तो दोनों में ही लगभग लोग स्थानीय तौर पे, जैसे आप रीवा की बात करें, सतना की बात करें, शहडोल की बात करें, भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, अलग अलग जगहों पे जो है यही लोग अधिकांशतः जो है राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे। इनको हमेशा से पार्टियां जो है विशेष तौर पर जिम्मेदारियां देती आई हैं। तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी होता था कि जैसे अगर क्षत्रिय नेता को आगे किया जा रहा है या कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो क्षत्रियों का एक बड़ा वोट जो है चुनाव के समय लेके आएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों का, तो ये उनका तो बहुत पहले से रहा है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब ये अभी ये आंदोलन आया, तो उसके बाद से लगातार अब इस पर चर्चा है कि अब इसका आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसी पर आप ये चर्चा आज कर रहे हैं कि क्या भाजपा जो है वो आगामी नुकसान को देखते हुए चेतने का प्रयास कर रही है, क्या राज्यसभा में किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजा जा सकता है। तो देखिए, ये अभी तो बिल्कुल तय नहीं हुआ है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि भाई कौन नेता है, कौन, जैसे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो कौन प्रत्याशी हो सकता है या कौन हो सकता है। कांग्रेस में अपन ज़्यादा खुल के या ज़्यादा थोड़ा सा ओपन होता है, हमारे पत्रकारिता के ज़्यादा स्पष्ट होता है। हमारे पत्रकारिता के एक पेशे में कहा जाता सूत्र, तो जो सूत्र बीजेपी के अंदर खाने से बता रहे हैं, बिल्कुल, वो 3 नाम जो है तो प्रमुखता से उछल रहे हैं। पहला नाम है नरोत्तम मिश्रा, दूसरा अरविंद भदौरिया और तीसरा जो है 2-3 नाम इस तरीके से सामने हैं। तो अगर इन चेहरों को बीजेपी उतारती है तो क्या सवर्णों की जो नाराजगी है वो थम जाएगी? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इनको उतार सकती है, लेकिन अभी जो है स्पष्ट रूप से ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी इन्हीं को ही उतारेगी। कारण क्या है, अगर हम इतिहास में जाएं, जैसे अब बहुत पीछे ना जाए, हम केवल अभी चंद साल पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, पत्रकार थे और राजनीति के जो जानकार थे, राजनीति के विद्वान, प्रकांड विद्वान थे,
वो उन्होंने एक सूची तैयार करके रखी थी। उसमें भाजपा के जो दिग्गज थे, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक कि उन्होंने एक चुनाव प्रचार के दौरान कह भी दिया था कि तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नेता हो गया हूं और अब तो मैं हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए जाता हूं। वो तो पार्टी ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी देगी, अब तो अपनी ये आदत छूट गई। तो वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का विषय बना था। तो विधानसभा चुनाव के दौरान इन नामों की खूब चर्चा थी, लेकिन हुआ क्या, एक नाम आता है जब सीएम का नाम घोषित होता है तो सारे राजनीतिक पंडित, सारे विश्लेषक, सारे पत्रकार, सबके जो अनुमान थे वो धरे के धरे रह जाते हैं और अचानक से जो है भाजपा मोहन यादव को प्रदेश की कमान दे देती है। अब अभिलाष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। तो क्या बीजेपी ऐसी स्थिति में है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या बीजेपी इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो सवर्णों के जो जख्म है, ठीक है ना, उस पर मरहम न लगाकर बल्कि नमक लगा दे, सवर्ण चेहरे को राज्यसभा सीट में न भेजकर, क्या ये नुकसान उठाने की स्थिति में है? देखिए, इसको दो तरीके से मैं समझाता हूं। दरअसल भाजपा हमेशा, जो पार्टी है, भाजपा पार्टी है, वो हमेशा अप्रत्याशित करने के लिए जानी जाती है। मतलब भाजपा कब क्या कर दे, कब किसको मतलब फर्श से ले जाके अर्श पे बिठा दे और अर्श से ले जाके फर्श पे बिठा दे, कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि केंद्रीय मंत्रियों को लाके प्रदेश में मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन बनाया गया है। अभी भी कई जो है कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसी चर्चाएं आती हैं। अभी भी तालमेल नहीं बन रहा, अंदर खाने लगातार शिकायतों का अनमन का मतलब दौर चलता रहता है। तो भाजपा कब क्या करेगी कोई स्पष्ट नहीं। जैसे अभी तो हमने एक सीएम का उदाहरण दिया था, अभी हाल ही में देखिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बनाए गए हैं। वो एक बिहार के एक विधायक थे और उनको पार्टी ने सीधा उठा के विधायक से बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जो चर्चा हो रही थी तो उसमें भी नितिन नवीन का नाम कहीं नहीं था। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित या कोई भी राजनीति का जो जानकार था, सालों का अनुभव रखने वाला, वो कोई नहीं कह रहा था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अंतिम में भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो भाजपा जो है हमेशा अप्रत्याशित करने के लिए जानी जाती है। और दूसरा, ये जो आपने ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर कहा, तो उस पर आते हैं। देखिए, तो भाजपा जरूर कहीं ना कहीं ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी कि वो जो है ब्राह्मणों की भी नाराजगी को दूर कर सके, उनको भी साथ लेके चल सके। लेकिन अगर अब वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे अभी भी कई राज्य हैं जिसमें भाजपा के जो है सवर्ण सीएम हैं। अगर आप असम की बात करें तो अभी असम में हाल ही में जो है असम चुनाव हुआ, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा हैं। आप अगर राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा है। अगर आप यूपी की बात करें तो ऐसे तो कहते हैं कि चूंकि वो योगी हैं तो जात के बारे में डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन अमूमन जब आदमी राजनीति विश्लेषण करता है तो उसमें तो योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो अभी वर्तमान में भी जो है भाजपा की तरफ से 3 जो है सवर्ण हैं, 2 सीएम हैं, एक है ना क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले भी सीएम हैं। तो ये संदेश ये जाता है कि भाजपा चुनाव के समय इसका उपयोग कर सकती है, वो लोगों तक ये पहुंचा सकती है कि नहीं हमने सवर्णों को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया है। तो ये बहुत तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन अब जैसे कि बात करें, मतलब ये है कि बीजेपी ये भी कह सकती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये भी हो सकता है, ये स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाजपा कब कौन सा दांव चलेगी, कौन सी गोटी को आगे करेगी शतरंज के खेल में, ये कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि जहां यूजीसी के बिल को लेकर सवर्णों में जो आक्रोश और गुस्सा तो दिखाई दिया, साथ ही साथ अब जो सवर्ण नेता हैं उनके मन में भी वह पोह है कि अभी आगे कुछ भी हो सकता है, कि जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, जैसा कि अभिलाष जी कह रहे हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है कि अभी कुछ भी पहले से तय न माना जाए। बिल्कुल, अभी भाजपा के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, तो इसको भी पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता है
इसकी भी बहुत संभावना है कि एक डैमेज कंट्रोल नाम का शब्द भी होता है। तो कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं करती हैं, तो डैमेज कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब जैसे अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से 3-4 नाम जो है बड़े प्रमुखता से चल रहे हैं। उसमें से एक नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। लंबे समय से चर्चा चल रही है कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले कई कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं और जो है सीएम के साथ कुछ एक बन नहीं रही है। और अब चूंकि सीनियर नेता हैं तो सीधा केंद्र से ही उनका मतभेद हाँ, तो अब उसमें दूसरा नाम आ रहा है नरोत्तम मिश्रा, जो ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का ये भी एक देखा जा सकता है कि जिस तरीके से दतिया में जो है उपचुनाव की स्थिति है और नरोत्तम मिश्रा का भी एक मध्य प्रदेश से एक बड़ा पकड़ और लगाव रही है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को जब पार्टी ने केंद्र में भेजने की कोशिश की तो कितनी उठापटक हुई और ये जग जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाह रहे थे, तो फिर आखिरकार उनको भेजा गया। तो जिस तरीके से एक बार दतिया की सीट खाली हो रही तो कहीं ना कहीं जो हार का एक कलंक जिसे कहें या हार का जो नरोत्तम मिश्रा के उस पर करियर पे एक दाग लग गया है, तो उसको भरपाई करने की या उसको कवर करने की पूरी कोशिश इस बार कर सकते हैं, जो कि लंबे समय से उनका प्रयास रहता रहा है दतिया सीट में अपना जो उनका कब्जा है वो स्थापित किए रहने का। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को भेजा जाए। दतिया में उपचुनाव की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। लाल सिंह आर्य हैं, लाल सिंह आर्य भी जो है गोहद विधानसभा से कई बार जो है विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, तो उनको भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं अरविंद सिंह भदौरिया का नाम भी काफ़ी जो है प्रमुखता से आता है, क्योंकि देखिए अटेर भिंड की अटेर विधानसभा से जो है अरविंद सिंह भदौरिया आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 जब भाजपा की जो है जब कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी जब उसको गिराया गया और एक बार फिर से जो है भाजपा की सरकार बनी, तो सिंधिया के साथ साथ कई लोगों का उसमें बड़ा योगदान माना जाता है। उसमें अरविंद सिंह भदौरिया का नाम जो है अंदर खाने पार्टी संगठन में भी और कई तरहों से उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो कांग्रेस की सरकार गिरी तो उसमें अरविंद सिंह भदौरिया के एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो इसलिए अरविंद सिंह भदौरिया भी एक, जैसा आपने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति बने और पार्टी ये सोचे कि नहीं थोड़ा सवर्ण वोटरों को लुभाना है, तो उसमें अरविंद सिंह भदौरिया को प्रमुख रूप से रखा जा सकता है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में भी माने जाएंगे। अभी चर्चा के दरमियान एक शब्द बीच में आपने इस्तेमाल किया, वो शब्द राजनीति के साथ साथ मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, मतलब आप लोगों को भी सीखने और जानने की ज़रूरत है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो है तो लगभग सभी समुदाय को साधने की कोशिश करती है। हाँ। तो जब हम कभी ये प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को साधा जाए, तो सभी को साधते साधते कहते हैं ना कि सभी को खुशी देते देते इंसान खुद दुखी हो जाता है। तो कहीं ये बीजेपी के लिए उल्टा तो नहीं पड़ रहा कि सारे लोगों को साधते साधते वो सवर्णों को नाराज कर गई, यानी SC ST को साधने के चक्कर में सवर्णों को वो नाराज कर गई। इसका खामियाजा हो सकता है क्या? देखिए ये ठीक इसी तरीके से है जैसे एक माता पिता हैं, उनकी 4 संतानें हैं और जो है माता पिता जो है किसी संतान को ज़्यादा अच्छा बैग दिला दे, ज़्यादा आइसक्रीम खिला दें या ज़्यादा महंगा सूट दिलवा दें, तो दूसरी संतान बिल्कुल उससे नाराज़ हो सकती है। तो इस तरीके से कई बार स्थिति बनती है, क्योंकि ये भी घर की बात इसलिए आई क्योंकि जो हमारा ये समाज है, ये हमारा समुदाय है, इसमें विभिन्न जाति वर्ग के लोग रहते हैं और आपस में कहीं ना कहीं सब एक भाई की तरह हैं, क्योंकि सभी के सहयोग से ही जो है समाज संचालित हो पाता है और बिना किसी भी एक वर्ग को लिए जो है समाज का संचालन मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता प्रमुख रूप से। तो इसमें सभी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सरकार जो है कई बार 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो कई बार ये संख्या देखी जाती है कि कौन सा संख्या बल किसका अधिक है, और दूसरा ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सवर्ण समाज के लोग पहले से भाजपा और कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं। मतलब आप इवन यहाँ संभाग स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अपने देख लीजिए, तो आज भी अगर एक गांव है तो उस गांव के अगर 10 वर्चस्वशाली लोग हैं तो उसमें से 5 वर्चस्वशाली
लोग जो है भाजपा की तरफ रहेंगे और 5 वर्चस्वशाली सवर्ण लोग जो है कांग्रेस की तरफ रहेंगे। तो वो एनी हाउ कंडीशन, मतलब किसी भी स्थिति में जो है पार्टी के प्रति जो है ईमानदार बने रहते हैं। चुनाव के समय उनको जो है बूथ की जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब लोगों को लुभाने से लेके उनको लाने से लेके वोट दिलवाने तक की उनकी पूरी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का ये भी मानना है कि जो ये सवर्ण वोटर जो लगभग पीढ़ियों से हमसे जो है चिपके हुए हैं, या फिर हमको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। तो एक तरीके से उसको देखते हुए पार्टियों का ये भरोसा है कि सवर्ण वोटर छिटक जाएंगे, इसका बहुत भरोसा नहीं है। लेकिन पार्टी उन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर विशेष ध्यान देती हैं जिनके इधर उधर छिटकने की संभावना ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि गुस्से में वोट ही न डालें, या फिर वो नोटा में वोट डाल दें, है ना, या फिर किसी दूसरे पार्टी को वोट दे दें। तो एक तरीके से ये है, क्योंकि आप कभी भी देखिए, जैसे आप एक छोटे से चुनाव को समझने के लिए सबसे जो कठिन चुनाव होता है वो पंचायत का चुनाव होता है। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आसान होता है, लेकिन पंचायत का चुनाव जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो चुनाव और चुनाव की तासीर और उसको मतदाता के जो है मिजाज को समझने के लिए हमको सबसे पहले गांव को देखना चाहिए। तो गांव में जब आप देखेंगे तो गांव में ऐसा होता है कि जैसे जो एक वर्चस्वशाली व्यक्ति है उसी के कहने पर आज भी मतलब एक वर्चस्वशाली आदमी 200-300 लोगों का वोट लेके हाथ में चलता है। वो जिसे कह देता है वो सामने वाले वोट दे देते हैं। ये अमूमन हम लोग अपने विंध्य में ही देखते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं पता होता है कि जैसे ये सवर्ण समुदाय से आने वाले लोग हैं और उनके 10 वर्चस्वशाली लोग अगर हमारे उसमें हैं तो वो वोट हमको मिलने हैं, कहीं जाने नहीं हैं। आखिर में एक छोटी सी बात, एक सवाल और है, अगर बीजेपी सवर्ण चेहरों को लाती है अगर, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, ये तो भाजपा की कूटनीति और केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले कुछ समय में जातिवाद बृहद स्तर पर हावी हुआ है। और सोशल मीडिया पर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बिंद का छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, हालांकि ये विषय से बहुत हटके है। अभी आप देखिए बिंद में छोटा सा ये उदाहरण चल रहा है कि मनीष पटेल नाम का एक यूट्यूबर है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके ऊपर 5-6 आपराधिक प्रकरण थे। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो एक अपराधी है, लेकिन उसके गिरफ्तारी के बाद से ही जिस तरीके से समाज जो है 2 धड़ों में बट गया है, जिस तरीके से वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति भी इस तरीके में पैदा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर सवर्ण नाराज होंगे और सवर्ण को संतुष्ट करने कोई भी पार्टी जाएगी तो दूसरा वर्ग भी ऑटोमेटिक नाराज हो सकता है। तो इस बीच में जो बैलेंस स्थापित करना, बैलेंस बनाना, वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियां काफ़ी मंथन करती हैं। उसके लिए काफ़ी उनके पास धन बल और तमाम तरीके से प्रलोभन देती हैं, खर्च करती हैं। तो अभी थोड़ा ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी ऊँट जो है किस करवट बैठता है, लेकिन किसी न किसी करवट जरूर बैठेगा। इतनी देर के संवाद से, बातचीत से एक बात तो समझ में आई कि बीजेपी के सामने स्थिति ठीक वैसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। बिल्कुल। और इस चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी की स्ट्रेटजी, यानी बीजेपी ने जो दिमाग लगाया है सवर्णों को राज्यसभा भेजने के लिए, तो क्या बीजेपी का दिमाग सवर्णों का दिल जीत पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं, लेकिन आपकी राय और कमेंट हमारे प्रेरणा का काम करती है। तो प्लीज द बघेली को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए। धन्यवाद।